Hello friends, welcome to fifth lecture of pair of linear equations in two variables. In the last lecture we have learned how to solve pair of linear equations in two variables by graphical method, and in this lecture we are going to solve pair of linear equations in two variables by algebraic method. अल्जेब्राइक मेथड में आपको तीन मेथड्स पढ़ने हैं: सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज के इस लेक्चर में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि हमें अल्जेब्राइक मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब ग्राफिकल मेथड से हम अच्छे खासे ढंग से सॉल्व कर रहे थे तो हमें अल्जेब्राइक मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफिकल मेथड्स के कुछ अपने ड्रॉबैक होंगे, कुछ खामियाँ होंगी। तो चलिए पहले उसकी खामियाँ को देख लेते हैं जिससे हमें अल्जेब्राइक मेथड पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। तो चलिए देखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ ग्राफिकल मेथड या फिर नीड फॉर अल्जेब्राइक मेथड। तो आप जानते हैं अगर हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमें क्या बनाना पड़ता है, ग्राफ बनाना पड़ता है दोनों लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का, और अगर वह एक पॉइंट पे कट करता है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। मान लीजिए यह पॉइंट जो है वो 2,2 है, तो इस पॉइंट को हम आसानी से पहचान सकते हैं, ये 2 है, ये 2 है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन जो होगा वो x इक्वल टू 2 वाई इज इक्वल टू 2 होगा। लेकिन ये इंटीग्रल पॉइंट्स थे, लेकिन अगर ये नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स हो गए तो हमें इसे पहचानने में, इस पॉइंट्स को रीड करने में, डिटेक्ट करने में परेशानी आ सकती है। और जैसे कि आप फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, और ये पॉइंट जो हमने रीड किया है वह 2.32 है, कॉमा, और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 3 है, ये 2.57 है मान लीजिए, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये 2.37 ही हो सकता है हमसे गलती हो गई, ये 2.36 था और ये 2.58 था या 59 था या 56 था, जो भी था। तो यहाँ मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब हमें इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स मिल जाते हैं, यानी कि ये फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो या फिर इरेशनल नंबर्स हो, तो उस केस में हम इसे रीड नहीं कर पाते। रीड अगर हम करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम उसे गलत रीड कर देंगे, मतलब हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे सही से, और उतना एग्ज़ाम में टाइम नहीं होता। और मान लीजिए अगर आपके पास एग्ज़ाम में उतने टाइम नहीं है कि आपको जो सॉल्यूशन आया है ग्राफिकल मेथड से, वह पॉइंट्स आप उस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में रख कर चेक कर सके कि वह सही है या नहीं, और आंसर जो था वो 2.36 2.58 था मान लीजिए, तो ये तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नॉन इंटीग्रल्स पॉइंट होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ग्राफिकल मेथड में कि अगर नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स आए हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे तो आप उसे डिटेक्ट कर पाएँ। इसमें बहुत कम चांस है, बहुत ज़्यादा चांस है कि आप यहाँ कुछ ना कुछ गलती कर देंगे उस पॉइंट्स को रीड करने में, उस पॉइंट को पहचानने में। तो ये पहली खामियां हैं, पहली ड्रॉबैक जो है वो ग्राफिकल मेथड की यही हुई। और दूसरी ड्रॉबैक जो है वो क्या है कि यह थोड़ा टाइम टेकिंग है। अलजेब्राइक मेथड से ज़्यादा टाइम यह लेता है। कैसे? तो आप जानते हैं कि ग्राफिकल मेथड में हमें सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस बनाने होते हैं, जो सेंटेंसेस दिए होता है, या फिर अगर डायरेक्ट इक्वेशंस भी दिया गया है तो सबसे पहले हमें इक्वेशन लिखना पड़ता है, उसके बाद हमें एक्स और वाई की वैल्यू दोनों के लिए लेनी पड़ती है, फिर हमें टेबल बनाना पड़ता है, फिर हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाने होते हैं, और उसके अलावा फिर हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है, दोनों स्ट्रेट लाइन, और जहाँ इंटरसेक्ट करना है उसकी रीडिंग लेनी पड़ती है। तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है एग्ज़ाम्स के लिए, इसीलिए उसको, और ये मोर कन्वीनियंट वे भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग लेना भी मुश्किल हो जाता है जब नॉन इंटीग्रल्स पॉइंट आता है, और टाइम टेकिंग हो जाता है। इन दोनों ड्रॉबैक्स के लिए ही, के कारण ही हमें अल्जेब्राइक मेथड पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। और अब हम अल्जेब्राइक मेथड पढ़ने जा रहे हैं, और अल्जेब्राइक मेथड में आज हम सबसे पहले बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये हमारा फर्स्ट मेथड है, इसके बाद दो हमारे और मेथड्स है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है टू रिप्लेस। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है टू रिप्लेस या रिप्लेसमेंट, मतलब एक की जगह दूसरे, एक की जगह ले लेना, किसी की जगह ले लेना, किसी को रिप्लेस कर देना, उसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का मतलब आप समझ गए, और अब देखते हैं हम कि इस मेथड से कैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं आपको फील दिलाने की कोशिश करता हूँ, आप थोड़ा फील लीजिए कि ये सब्स्टिट्यूट मेथड काम कैसे करता है, कैसे हमने सब्स्टिट्यूट करना सीखा, कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं। उसके लिए मैं एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हमारा पहला इक्वेशन है और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। अब ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फील दिलाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये देखिए,
अब आप हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। अगर मैं केवल इस इक्वेशन को कंसीडर करूं, केवल इक्वेशन नंबर 1 को कंसीडर करूं, तो आप जानते हैं इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और अगर दूसरे इक्वेशन की बात करूं सिंगल, बस इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं सेकंड इक्वेशन को, तो इसके भी कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं दोनों को एक साथ कंसीडर करूँ, तो दोनों को एक साथ कंसीडर अगर मैं करूँ तो इसके यूनिक हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, या फिर नो सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अच्छा, इनके सॉल्यूशन का मतलब क्या है? पेयर के सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक्स और वाई की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, एक्स और वाई की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई की वैल्यू दोनों इक्वेशन में हम सेम डालेंगे। यानी कि एक्स की वैल्यू मान लीजिए 4 अगर यहाँ डालते हैं तो यहाँ भी एक्स की वैल्यू 4 डालेंगे, और वाई की वैल्यू अगर 5 डालते हैं तो यहाँ भी 5 डालेंगे, ताकि दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो सके। हालांकि 4 5 पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो नहीं रहा है, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया। ठीक है, मतलब एक्स की दोनों इक्वेशन में एक्स की सेम वैल्यू डालनी है और वाई की दोनों इक्वेशन में सेम वैल्यू डालनी है, और तब अगर सेटिस्फाई कर रहा है तभी वह सॉल्यूशन होगा। तो अब हम एक दिमाग लगाते हैं कि हमें तो एक्स और वाई की अभी कोई वैल्यू मालूम नहीं है, हमें सॉल्यूशन जो है वो मालूम नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास पहला इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। हम क्या करते हैं, इसमें से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। बेशक वह वाई के टर्म्स में ही आएगी, वह कोई नंबर अभी नहीं होगी रियल नंबर्स, लेकिन वह वाई के टर्म में ही तो आएगी कम से कम। तो एक्स की वैल्यू जो है वो 10 माइनस वाई आ गई। और अब अभी मैंने आपको कहा कि हम एक्स सॉल्यूशन निकालने के लिए जो एक्स की वैल्यू इसमें डालते हैं वही एक्स की वैल्यू इसमें भी डालते हैं, और जो वाई की वैल्यू इसमें डालते हैं वही वाई की वैल्यू इसमें भी डालते हैं। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 10 माइनस वाई आ गई है पहले इक्वेशन से। तो क्या हम एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। तो 10 माइनस वाई, और ये माइनस एक्स की जगह मैंने क्या डाला, 10 माइनस वाई, और माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब देखिए ये क्या हो गया, यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस चैप्टर में जितने भी मेथड से हम सॉल्व करेंगे उसमें हमारा मेन मोटिव होगा उस सारे मेथड का कि गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में बनाना, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए ये -2y हो जाएगा, 10 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, यानी कि -2y इज इक्वल टू हो जाएगा -8, 2 माइनस 10, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 4k। y बराबर हो गया 4k, और मैं यहाँ से हम x की वैल्यू भी निकाल चुके हैं y के टर्म्स में। क्या था, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, 10 माइनस, और y की वैल्यू क्या आई है 4, यानी कि 10 माइनस 4 यानी कि 6, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब देखिए x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गया और y की वैल्यू जो है वो 4 आ गया। अब इसमें इक्वेशंस में हम डाल के देखते हैं कि क्या यह सॉल्यूशन आया है, क्योंकि हमने तो बस जो बेसिक कंसेप्ट था उसका यूज़ किया है। हो सकता है इससे एक नया मेथड बन जाए। तो x और y की वैल्यू डालते हैं। तो x की वैल्यू 6 आया है, 6 और प्लस y का वैल्यू 4 इज इक्वल टू 10 आ गया। और देखिए RHS के भी बराबर है, यानी कि पहला इक्वेशन जो है वो x इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 4 के लिए सेटिस्फाई हो गया। और दूसरे इक्वेशन की अगर बात करें तो x की वैल्यू 6, बीच में माइनस, और y की वैल्यू 4, और ये कितने के बराबर होगी 2। और ये भी देखिए ये RHS के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 4 पर दूसरा इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पेयर का सॉल्यूशन जो है वो क्या है, इन दोनों पेयर का सॉल्यूशन जो है वो x इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 4 है। इससे हमें क्या मिला, इससे हमें एक सॉल्यूशन आ गया। और देखिए ये एक अलग मेथड है, ये ग्राफिकल मेथड नहीं है, यह एक अलग मेथड है। और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल कर दूसरे इक्वेशन में x की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया यानी रिप्लेस कर दिया। और इसीलिए इस मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड पड़ा है। और यही काम हम उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टा मतलब दूसरे वेरिएबल के लिए भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ x की वैल्यू निकाला, x इक्वल टू 10 माइनस वाई, उसी तरह मैं y की वैल्यू भी निकाल सकता था, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि x की वैल्यू जो इसमें डालेंगे वही x की वैल्यू इसमें, जो y की वैल्यू इसमें वही y की वैल्यू इसमें, और तब अगर सेटिस्फाई कर दे तभी वह सॉल्यूशन कहलाएगा गिवन पेयर का। इसके अलावा आप ये एक काम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से जिस तरह हमने x की वैल्यू निकाल ली 10 माइनस वाई, उसी तरह आप यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई। और आप जानते हैं कि सॉल्यूशन होने के लिए इसमें जो x की वैल्यू डालनी है वही वैल्यू इसमें भी x की वैल्यू डालनी है। इसका मतलब सॉल्यूशन होने के लिए दोनों x क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। इसका मतलब ये दोनों x की वैल्यू सेम डालना है। इसका मतलब क्या हुआ, LHS दोनों में बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 माइनस वाई बराबर होना चाहिए 2 प्लस वाई के, यानी कि 8 इज इक्वल टू 2y, यानी y इज इक्वल टू 4। यहाँ से भी हमारे पास y इज इक्वल टू 4 आ गया, और हम x इक्वल टू इसमें या फिर इसमें डालकर y की वैल्यू 4 डालकर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यह जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ हमने किसी की वैल्यू को रिप्लेस नहीं किया किसी इक्वेशन में, इसलिए यह सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं है। ऐसा भी आप कर सकते हैं, फील के लिए मैंने आपको बता दिया है।
तो चलिए इसका फील्ड यहीं तक था। अब हम बढ़ते हैं स्टेप्स की तरफ कि किस तरह हम गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं स्टेप्स की। पहला स्टेप हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आइदर ऑफ द वेरिएबल। आप जानते हैं दो वेरिएबल्स में होगा और हम जनरल फॉर्म में x और y वेरिएबल लेके चलते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा भी वेरिएबल हो सकता है दो, और यही शर्त है कि दोनों लीनियर इक्वेशंस में वेरिएबल्स जो होने चाहिए वो सेम ही होने चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ आइदर ऑफ द, मतलब एक में एक्स वाई है तो दूसरे में भी एक्स वाई होना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ आइदर ऑफ द वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल फ्रॉम आइदर इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है दोनों में से किसी वेरिएबल की। हम x को भी या फिर y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल, किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में आएगा, मतलब जो बचा हुआ वेरिएबल है। जैसे कि यहाँ देखिए x + y = 10 था, हमने किसकी वैल्यू निकाली, यहाँ पे हमने x का वैल्यू निकाला, 10 - y आया, x का वैल्यू किसके टर्म्स में आया है, y के टर्म्स में आया है। उसके अलावा हम इसका उल्टा भी कर सकते थे, हम y का वैल्यू निकाल सकते थे किसके टर्म्स में, x के टर्म में, तब y = 10 - x आता। तो वही बात यहाँ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आइदर ऑफ द वेरिएबल, दोनों में से कोई एक वेरिएबल का वैल्यू हमें दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकालना है फ्रॉम आइदर इक्वेशन। यहाँ हमने x + y = 10 वाले से निकाला, हम x - y = 10 वाले से भी निकाल कर, y = 2 वाले इक्वेशन से भी x या y की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट करते तो हमें सेम ही वैल्यू मिलती, सेम ही सॉल्यूशन मिलता। चलिए बात करते हैं दूसरे स्टेप की। तो चलिए मैंने दोनों स्टेप्स लिख लिए हैं, आखिरी दोनों। तो दूसरा स्टेप्स क्या कहता है, पहला है फाइंड द वैल्यू ऑफ आइदर ऑफ द वेरिएबल्स, दोनों में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकालना है, किसी भी दोनों में से किसी भी इक्वेशन से, ठीक है। दूसरा स्टेप कहता है कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल, जिस वेरिएबल का हमने जो है वो वैल्यू निकाला है दूसरे वेरिएबल में। जैसे कि हमने यहाँ किस वेरिएबल की वैल्यू निकाली है, एक्स का वैल्यू निकाला है किसके टर्म्स में, वाई के टर्म्स में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ आइदर ऑफ द वेरिएबल्स, यहाँ मान लेते हैं से एक्स का हमने निकाला, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल, और अनदर वेरिएबल तब क्या बचा, वाई के टर्म्स में हमने निकाला है एक्स की वैल्यू। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, तो किसकी वैल्यू हमने निकाला है, एक्स का, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स, जिस वेरिएबल का हमने वैल्यू निकाला, इन अनदर इक्वेशन, जो दूसरा इक्वेशन था। ये देखिए एक्स का वैल्यू हमने निकाला और उसको हमने किस इक्वेशन में पुट किया था, दूसरे इक्वेशन में पुट किया था। इसका मतलब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन अनदर इक्वेशन, अनदर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर नाउ द अनदर इक्वेशन इज कन्वर्टेड इनटू अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और अब देखिए अब अनदर इक्वेशन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, जिसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, इजीली सॉल्व कर दिए और उसको क्या कर दिए, वेरिएबल की वैल्यू निकाल दिए, y की कुछ वैल्यू आई है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, तो किस वेरिएबल की वैल्यू आया, y का जो वेरिएबल का वैल्यू आया उसे हमें स्टेप 1 में जो हमें इक्वेशन मिला था, कौन सा, ये जो हमें इक्वेशन मिला था, अभी ये तीसरा नंबर इक्वेशन होगा क्योंकि फर्स्ट टू सेकेंड यही है। तो हमें जो y की वैल्यू मिली सेकेंड स्टेप में, उसे हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में जो ऑब्टेन्ड इक्वेशन है, जो हमने x की वैल्यू लिखा था y के टर्म्स में, वहाँ y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यही था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन यहाँ जो सेकेंड स्टेप नंबर 2 है, यहाँ दो चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, तीन चीज़ें देखने को आपको मिल सकती है। पहला कि जब आप यहाँ से x की वैल्यू y के टर्म्स में या y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल करके किसी एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको तीन चीज़ें देखने को मिल सकती है सब्स्टिट्यूट करने पर, ये स्टेप करने पर यहाँ तक, ठीक है। अनदर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर आपको तीन चीज़ें देखने को मिलेगी। पहला ए नंबर है, इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड इन वन वेरिएबल, या तो आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, या तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा जो कि लीनियर इक्वेशन होगा वन वेरिएबल में, ठीक है। दूसरा कहानी आपको क्या मिल सकता है, दूसरा में आपको एक स्टेटमेंट मिल सकता है, स्टेटमेंट मिलेगा जो कि स्टेटमेंट विथ नो वेरिएबल, जिसमें एक भी वेरिएबल होगा ही नहीं, मतलब केवल LHS और RHS में क्या होंगे, केवल रियल नंबर्स होंगे, कोई वेरिएबल नहीं होगा। और इसके दो पार्ट में कर देता हूँ, वैसे मैं 3 बोला था लेकिन इसके भी मैं 2 पार्ट करने जा रहा हूँ। तो स्टेटमेंट विथ नो वेरिएबल स्टेटमेंट आएगा और वो दो तरह का होगा, एक होगा ट्रू और एक होगा
एक ट्रू होगा जबकि दूसरा जो होगा वो फॉल्स होगा, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट का मतलब ये होगा कि इस तरफ जो रियल नंबर है वो बराबर होगा, उस तरफ भी वही रियल नंबर होगा। इसका मतलब वो क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। जबकि इस तरफ जो रियल नंबर होगा वो बराबर के साइन के, मतलब साइन ऑफ इक्वलिटी के, दूसरे साइड जो होगा वो रियल नंबर नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ 4 आ रहा है तो यहाँ भी 4 आएगा, जबकि यहाँ -2 आ रहा है तो यहाँ 9 आएगा। ठीक है, तो ये आपस में बराबर हुए नहीं। तो अगर यह फॉल्स स्टेटमेंट होगा, अगर यह फॉल्स स्टेटमेंट आता है तो इसके नो सॉल्यूशन होंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस यहाँ पर आने पर अगर हम ये फर्स्ट स्टेप अप्लाई करें और सेकेंड स्टेप अप्लाई करें तो हमें ये दो कंडीशंस मिलेंगे, या तो इक्वेशन 1 वेरिएबल में होगा या फिर बिना किसी वेरिएबल के होगा। बिना किसी वेरिएबल वाले इक्वेशन दो तरह के मिल सकते हैं। पहला कि वो ट्रू इक्वेशन हो, ट्रू स्टेटमेंट हो, जबकि दूसरा हुआ फॉल्स स्टेटमेंट हो। अगर वह फॉल्स स्टेटमेंट होगा तो नो सॉल्यूशन होगा उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, और अगर वह ट्रू सॉल्यूशन होगा तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। और या फिर अगर इक्वेशन जो है 1 वेरिएबल में ऑब्टेन हो रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। आप जानते हैं 3 ही तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के। तो यूनिक सॉल्यूशन इससे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इससे, और नो सॉल्यूशन इससे। एक और बात जो आप जानते हैं, अगर नो सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर होगा। ठीक है, और अगर यूनिक होगा या इनफाइनाइटली होगा तो कंसिस्टेंट होगा। इसमें भी कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइटली में भी कंसिस्टेंट पेयर होगा। चलिए आप स्टेप समझ गए। अब मैं आपको 3 एग्जांपल्स दिखाता हूँ, 3 एग्जांपल्स में बना के आपको बताता हूँ कि कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और वो तीनों जो होगा वो एक एक इस तरह का एग्जांपल होगा। आप देखेंगे कि पहले में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, दूसरे वाले में हमारे पास कोई स्टेटमेंट मिलेगा लेकिन बिना वेरिएबल के, उसमें से एक जो होगा वो ट्रू होगा और एक फॉल्स होगा। तो अगर ट्रू होगा तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस क्यों होंगे, या फिर फॉल्स होगा तो नो सॉल्यूशन क्यों होंगे, इसके बारे में मैं अभी आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशन वाले का, इसका एग्जाम्पल का। तो चलिए मैंने पहला एग्जांपल ले लिया है, x + y = 10 और x - y = 4 है। ठीक है, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इक्वेशन नंबर 2 इसे हम मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन मैंने कहा आपसे स्टेप्स में ही बता चुका हूँ कि दोनों में से किसी इक्वेशन से भी हम x या y की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ इक्वेशन 1 को कंसिडर कर रहा हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, 10 - y होगी। उसी तरह आप y की वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, y इधर आएगा तो 10 - y। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हुआ। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, पहला स्टेप हमने लिख लिया। दूसरा स्टेप क्या है, सब्स्टिट्यूट, यानी सब्स्टिट्यूटिंग the value of x obtained in equation number 3, substituting the value of x obtained in equation number 3 in equation 2। इक्वेशन 3 में जो हमें x की वैल्यू मिली है उसे हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। वी गेट, यहाँ बाई लिख सकते हैं, बाई सब्स्टिट्यूटिंग वी गेट, हमें क्या मिलने वाला है। तो x की वैल्यू डालिए तो क्या होगा, 10 - y = 4। This is equal to 10 - 2y = 4। This implies 6 = 2y। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3। y की वैल्यू 3 आ गई। अब तीसरा स्टेप, ये देखिए, जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमें क्या मिला, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल मिला। यहाँ वेरिएबल है, ठीक है, इसका मतलब है कि 1 यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है। तो अब हमने सॉल्व किया तो y की वैल्यू 3 आई। अब हम तीसरा स्टेप अप्लाई कर रहे हैं, क्या चीज़, तो सब्स्टिट्यूटिंग y = 3 या फिर वैल्यू ऑफ y ऑब्टेन्ड, वैल्यू ऑफ y, ठीक है, ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस स्टेप, या फिर आप लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ y ऑब्टेन्ड इन सेकेंड स्टेप भी लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट y की जो वैल्यू आई है वही सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो बाई सब्स्टिट्यूटिंग y = 3 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में, जो हमें फर्स्ट स्टेप में जो इक्वेशन मिला था, फर्स्ट स्टेप में क्या इक्वेशन था, ये था। तो इन इक्वेशन 3 थर्ड इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं y = 3। तो x की वैल्यू क्या होगी, वी गेट x = 10 - y की वैल्यू 3 है = 7। तो हेंस x = 7 और y = 3 इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। x = 7 y = 3 चेक करते हैं। x = 7 और y = 7 + 3 10, 7 - 3 4, इतना हो गया। उसके अलावा एक और मेथड आप जानते हैं ग्राफिकल वाले से, कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। देख लीजिए A1/A2 मैं निकाल रहा हूँ, A1/A2 क्या आ गया,
1/1 आ गया, यानी 1 आ गया। और B1/B2 क्या आ गया, 1/-1 यानी कि -1 आ गया। देखिए दोनों आपस में बराबर नहीं है, और जब दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। तो ये आप पहला एग्जांपल समझ गए हैं, जिसमें हमें सेकेंड स्टेप में हमें क्या मिला, पेयर लीनियर इक्वेशन मिला 1 वेरिएबल में। तो अब चलते हैं दूसरे इक्वेशन की तरफ, जिसमें हमें लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल नहीं मिलेगा। चलिए मैंने दूसरा क्वेश्चन ले लिया है, और आप इस क्वेश्चन को देख के ही बता सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइटली मेनी है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस क्या है, आपस में इक्विवेलेंट है। और इसका दूसरा नाम क्या था, पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ, इसका दूसरा नाम है डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलिए, तो अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहला हुआ, दूसरा हुआ, ठीक है, पहला दूसरा हुआ। अब पहले इक्वेशन से फ्रॉम, चलिए इस बार मैं दूसरे इक्वेशन से आपको बता रहा हूँ। तो फ्रॉम टू या फ्रॉम इक्वेशन 2 हमें क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू 10 माइनस क्या हो जाएगा 2y, और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 - 2y/2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है x की वैल्यू किस इक्वेशन में, जिस इक्वेशन को हम कंसीडर नहीं किए हैं पहले स्टेप में, मतलब सेकेंड इक्वेशन से हमने वैल्यू निकालना है, तो अब हमें फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है x की वैल्यू। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x obtained इन इक्वेशन नंबर 3, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। इन किस में, इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में हम डाल रहे हैं x की वैल्यू। चलिए, तो 10 - 2y/2 + y इज इक्वल टू 5 हो गया। चलिए, 10 - 2y एलसीएम ले रहे हैं तो +2y, अब y टोटल में 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो 10 - 2y + 2y इज इक्वल टू 10, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे 1 था, ठीक है। चलिए, अब देखिए 2y + 2y - 2y यहाँ कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या आया है, 10 इज इक्वल टू 10। और देखिए मैं यही आपको बोल रहा था कि यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे एक भी वेरिएबल्स नहीं आए। जब हमें इक्वेशन मिला उसे हम सॉल्व किए तो हमारे पास 10 इज इक्वल टू 10 आ गया, हमारे पास एक भी वेरिएबल नहीं है। और ये कैसा स्टेटमेंट है, ये कैसा स्टेटमेंट है, तो यह ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। इसलिए इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस वन के, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने लिख दिया इनफाइनाइटली हो गया, लेकिन आपको समझ में आया नहीं होगा इनफाइनाइटली हुआ कैसे। तो चलिए अब इसे हम समझते हैं, इससे एक पीछे आते हैं, पीछे स्टेप में, ये हमारा स्टेप दिस वन है, ठीक है। तो अब हम इस स्टेप को यहाँ साइड में उतार रहे हैं, 10 - 2y + 2y इज इक्वल टू 10। और आपको इतना ही नहीं लिखना है, इसके आगे भी थोड़े और चीज़ लिखते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देखिए 10 - 2y + 2y इज इक्वल टू 10 हुआ है, ठीक है। अब आप बताइए कि y की हम क्या वैल्यू रखें, y की किसी भी वैल्यू के लिए, y का वैल्यू 1 रखते हैं। चलिए देखते हैं, तो 10 - 2 × 1 2 + 2 × 1 2 इज इक्वल टू 10। अब y की वैल्यू हमने 1 रखा तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो भी ट्रू स्टेटमेंट आया है। y की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 × 2 4 हो जाएगा, +4 इज इक्वल टू 10, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो ये मतलब y की हम कुछ भी वैल्यू डाल रहे हैं तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है। इसका मतलब y की किसी भी वैल्यू के लिए, y के किसी भी, जैसे 1 रखे 2 रखे, उसी तरह कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल ही हो जाएगा। यानी कि y के किसी भी वैल्यू के लिए गिवन स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। यानी कि y जो है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, और उसके करिस्पॉन्डिंग हमें y की अगर वैल्यू हमने वहाँ यहाँ 1 रखी है तो यहाँ हम y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 10 - 2/2 4 आएगा, यानी कि x की करिस्पॉन्डिंग वैल्यू कुछ आएगी। यानी कि y कोई भी वैल्यू ले सकता है और उसके करिस्पॉन्डिंग हमें x की वैल्यू आ सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्योंकि y की किसी भी वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट क्या आने वाला है, ट्रू ही आने वाला है। तो समझे आप, यही इसका फीलिंग है, फीलिंग मतलब फील है। तो अब समझ गए। एक बार और देखिए, y की किसी भी वैल्यू के लिए यह स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। यानी कि y जो है वो कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं ले सकता है, यानी कि इसके कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकते। और स्टेटमेंट सही है, यानी यूनिक होंगे, नहीं तो इनफाइनाइटली होना है, यानी कि ये इनफाइनाइटली है सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे गिवन पेयर की। y कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं ले सकता है, y की कोई भी वैल्यू डालिए उसके करस्पॉन्डिंग हमें x की वैल्यू मिलेगी और वो इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ y की कोई भी वैल्यू डालने से इस गिवन स्टेटमेंट जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो ट्रू का ट्रू ही बना रह रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम तीसरा इक्वेशन लिखते हैं जिसका नो सॉल्यूशन आने वाला है। तो चलिए मैंने तीसरा क्वेश्चन लिख लिया है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 इस बार हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो ये इक्वेशन 1 से x - y इज इक्वल टू 8 दिया गया था, तो वी गेट आप यहाँ लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट
तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप y को इधर ले आएंगे तो y जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा और 8 उधर माइनस हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 8। y की वैल्यू x माइनस 8 आ गया। अब सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन, अच्छा ये किस इक्वेशन से आया, 1 से, तो दूसरे में भी पुट करना होगा। इक्वेशन नंबर 2 में हमें क्या मिलेगा, ये देखिए 3x माइनस वाई की वैल्यू हमें डालनी है, यानी कि 3y का वैल्यू क्या है, x माइनस 8 इज इक्वल टू 16 है। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 3x प्लस 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 16। 8 इंटू 3 माइनस माइनस, ठीक है, 24 इज इक्वल टू 16। अब ये देखिए ये दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल, और ये हमारे पास आया 24 इज इक्वल टू 16। क्या ये सही है, 24 16 के बराबर होता है, नहीं होता है, यानी कि विच इज़ फॉल्स। यह क्या है, फॉल्स है, गलत है। अब इसका फील्ड देखिए, इसे जस्ट पीछे वाले स्टेप पे आते हैं और इसे हम लिखते हैं 3x माइनस 3x प्लस 24 इज इक्वल टू 16। अब देखिए यहाँ हम x की क्या कोई ऐसी वैल्यू है, x की क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसे हम यहाँ पे डालें और यह स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखिए यहाँ x की कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो मान लीजिए 1 डालते हैं तो यहाँ अगर ये +3 बन रहा है तो इसके साथ साथ एक -3 भी जुड़ा हुआ रहेगा जो कि इसको कैंसिल कर देगा, यानी कि आखिरी में यहाँ x की कोई भी वैल्यू डालिए, आखिरी में ये दोनों हट के क्या बचने वाला है, 24 इज इक्वल टू 16, यानी कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी वैल्यू f ऑफ x द स्टेटमेंट इज फॉल्स। x की किसी भी वैल्यू के लिए स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स ही रहेगा, फॉल्स ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो इस स्टेटमेंट को ट्रू बना सकती है, और x की वैल्यू जब तक ट्रू नहीं बनाएगी तब तक हम कैसे इस y वाले में x की वैल्यू डाल करके y की वैल्यू निकालेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कैसा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन। और आप चेक भी कर सकते हैं नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू c1/c2। और यहाँ आप देख सकते हैं 1/3 जबकि 1/2 होगा, जो कि तीनों आपस में बराबर नहीं है। उसके अलावा आप यहाँ एक और, यहाँ इनफाइनाइटली वाले में एक चीज़ और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन से पहले कुछ लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं फॉर एनी value of y the statement is true। y के किसी वैल्यू के लिए स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है, बट वी कांट फाइंड एनी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x, सॉरी किसकी, y की हम कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं ढूंढ सकते हैं, लेकिन y के किसी भी वैल्यू के लिए जो हमारा ऑब्टेन्ड एक स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। और उसके बाद आप लिखेंगे सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी का जो है उसे सॉल्व करेंगे, जो कि यही सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ही बेस्ड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके हमें उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसका फील आया होगा आपको कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड वर्क करता है। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ाई करते रहिए।